जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेस्टिव पर। तो दोस्तों आज आइए हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन एवं राजपूत काल, जो कि पेट के सिलेबस के अनुसार है, और उन्हीं बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। ज़्यादा कहानी पढ़ना जरूरी नहीं है। देखते हैं हर्षवर्धन ये वर्धन वंश का था। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, जब इसके संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। जब वर्धन वंश की स्थापना की थे तो उस समय राजधानी जो थी हरियाणा के थानेश्वर में थी। हर्षवर्धन जब शासन काल में आया तो इसने अपनी राजधानी कन्नौज को स्थानांतरित कर ली। कन्नौज। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थीं, राज्यवर्धन, राजश्री एवं हर्षवर्धन। उसके बाद जो राजश्री थी उसका विवाह कन्नौज के राजकुमार ग्रहवर्मन से हो गया था। ग्रहवर्मन को मालवा के शासक देवगुप्त ने हत्या कर दी। मालवा के शासक थे देवगुप्त, उन्होंने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अब चूँकि ग्रहवर्मन राजश्री का पति था तो इसी वजह से राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। जब देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने कर दिया, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी तो जो राजवर्धन था इसकी हत्या बंगाल के शासक शशांक इसने राजवर्धन की हत्या कर दी। ये बंगाल का शासक था शशांक, इसने राजवर्धन की हत्या कर दी। अब शशांक ने जब राजवर्धन की हत्या कर दी तो इसी का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन शासन काल में आया। हर्षवर्धन कभी भी गद्दी पर आसन नहीं हुआ, वो अपनी बहन के संरक्षक के रूप में शासन पद्धति को संभाला। इसका उपनाम शीलदित्य भी था। था। इसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। अब पहले ही बता चुका हूँ कि अपने भाई राजवर्धन की हत्या के लिए बंगाल के शासक शशांक की हत्या कर दिया था। इसकी बहन जब ग्रहवर्मन की हत्या हुई थी, उस समय इसकी बहन को भी मारने का प्लान इन्होंने किया था, लेकिन राजश्री जंगल में भाग गई, जिसका पता हर्षवर्धन ने एक दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु था उसकी मदद से किया था। हर्षवर्धन ने कभी भी कन्नौज का शासक अपने आप को नहीं घोषित किया, बल्कि अपनी बहन का संरक्षक बनकर शासन किया। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। इसके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं जो निम्न है। पहली पुस्तक थी नागानंद, दूसरी थी रत्नावली और तीसरी थी प्रियदर्शिका। इसके दरबार में एक दरबारी कवि थे जो बाणभट्ट थे, उन्होंने भी 2 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक उनकी थी कादम्बरी और दूसरी थी हर्षचरित। तो क्वेश्चन पूछता है कि कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। या पूछे हर्षचरित किसकी पुस्तक है तो तभी इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। लेकिन अगर पूछ ले कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये सभी की पुस्तकें किसकी हैं तो हर्षवर्धन की हो जाएंगी। ये हर्षवर्धन की हो जाएगी। या पूछ लेगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक। इसके दरबारी कवि के बारे में पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके शासनकाल में मथुरा था वो सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र उस समय कौन था तो मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि हर्षवर्धन के काल में सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी के समय चीन का यात्री था जो ह्वेनसांग आया था। चीन का यात्री जो ह्वेनसांग था उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, नीति का पंडित कहा जाता था तथा शाक्य मुनि कहा जाता था।
ह्वेनसांग भारत आया, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की और उसी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी, यानी अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का कार्य किया। क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, या क्वेश्चन ऐसे पूछ ले ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो दोनों का अगर पूछेगा ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आएगा तो हर्षवर्धन हो जाएगा। अब पूछता क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता कि फाह्यान किसके शासनकाल में आया था, फाह्यान किसके शासनकाल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये फाह्यान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था, तो एक कन्फ्यूजन हो जाता था कि कौन किसके शासनकाल में आया था। तो आप लोग याद रखिए फाह्यान रहेगा तो यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, ह्वेनसांग से हर्षवर्धन याद रखिएगा, यश से इसका भी नाम शुरू था, यश से इसका भी, यानी ह्वेनसांग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग की विद्वता देखकर, यानी ह्वेनसांग काफ़ी विद्वान था, इसीलिए तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, अध्यापन भी कार्य किया। तो इसकी विद्वता देखकर हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाली जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग की विद्वता देकर प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाली महामोक्ष परिषद की अध्यक्ष जो है ह्वेनसांग को भी बना दिया। जो महामोक्ष परिषद होती थी, प्रत्येक 5 वर्ष पर होती थी, तो उसका अध्यक्ष किसको बना दिया, ह्वेनसांग को। क्यों? क्योंकि उसकी विद्वता देखकर हर्षवर्धन काफ़ी प्रभावित हो गया था। हर्षवर्धन हिंदू था, परंतु वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से काफ़ी प्रभावित था। इसी के समय कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे पांचवी बौद्ध संगीत माना जाता है, जो कन्नौज में हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन पूछ लेगा कि पांचवी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में माना जाता है कि ऐसा पांचवी संगीत हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हर्षवर्धन जो था पूरा उत्तर भारत को जीत लिया था, लेकिन वो कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिला नहीं पाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसने दक्षिण भारत भी अभियान भी किया। जब उत्तर भारत को जीत लिया था उसके बाद ये दक्षिण भारत की तरफ चला गया, दक्षिण भारत अभियान शुरू किया, लेकिन ये नर्मदा नदी को पार नहीं कर पाया। नर्मदा नदी के पास ही आ गया पुलिकेशन द्वितीय आ गया। पुलिकेशन द्वितीय और जब हर्षवर्धन के बीच में अभियान हुआ तो इसमें पुलिकेशन द्वितीय विजयी हो गया एवं हर्षवर्धन हार गया। इसकी जानकारी हमें जो है पुलिकेशन द्वितीय का एक अभिलेख है, ऐहोर अभिलेख, इसमें इसकी जानकारी मिलती है कि जो पुलिकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था उसमें पुलिकेशन द्वितीय विजय हुआ था और जो हर्षवर्धन था वो पराजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी उसकी कोई संतानें नहीं थी, तो इसीलिए जो वर्धन वंश था स्वतः समाप्त हो गया, क्योंकि इसका उसमें कोई उत्तराधिकारी नहीं, शादी हुई नहीं थी और इसको कोई बच्चे भी नहीं थे। इसके बाद ये वंश स्वतः समाप्त हो गया। जब ये वर्धन वंश समाप्त हो जाता है तो उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता आ जाती है, यहाँ कोई शासक रह ही नहीं जाता है। तो उत्तर भारत में जब राजनीतिक शून्यता आती है तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो दक्षिण भारत के जो शासक थे, इसके बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जैसे कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। पूछता कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था लगभग 100 वर्षों तक चला था, त्रिपक्षीय संघर्ष। पूछता क्वेश्चन कि त्रिपक्षीय संघर्ष, ये नहीं पूछता कि कितने वर्षों तक चला था, लेकिन ये जरूर पूछता कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो पाल हो जाएगा, प्रतिहार हो जाएगा, राष्ट्र, इन तीनों ने तो पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, लेकिन एक अगला जो ऑप्शन दिएगा वो नहीं था। ये 100 वर्षों तक ये युद्ध चला था, जिसमें सर्वाधिक जीत राष्ट्रकूटों की थी, लेकिन अंतिम रूप से जीत जिसकी हुई थी वो प्रतिहार थे और हार पालों की थी। जो पाल शासक थे उनकी काफ़ी हार हुई थी।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं राजपूत काल। राजपूत काल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि सिलेबस में दिया है, तो उसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। राजपूत काल का टाइम पीरियड तो जो था 800 से 1200 ईस्वी तक था। इसी 800 से 1200 ईस्वी को हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, यानी जो राजपूत काल है उसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस वंश के बारे में जानकारी चंद्रबरदाई की एक पुस्तक है। इस बार राजपूत काल के शासन के बारे में जानकारी चंद्रबरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो से इसकी जानकारी मिलती है। इनके अनुसार माउंट आबू यानी जो राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ियों में अग्निकुंड हुए थे, उनमें से 4 वंश निकले थे। अग्निकुंड में से 4 वंश निकले जो निम्न थे, जैसे कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इस 4 वंश निकले और कहाँ निकले थे? माउंट आबू की पहाड़ियों में हुए अग्निकुंड से निकले थे। ये हमें किसकी पुस्तक से मिल जानकारी मिलती है? चंद्रबरदाई की एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। याद करिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात की जाए, प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे। इस क्षेत्र जो विशेषतः गुजरात का था। इस वंश का अगला शासक जो वत्सराज था, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। चूँकि आप जानते हैं प्रतिहार लिए थे, यानी ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला जो शासक था तो वत्सराज था, ठीक है। और उसे अपने राज्य क्षेत्र में मिले। चूँकि अंतिम जीत जो हुई थी, जिसकी अंतिम जीत प्रतिहारों की हुई थी। सर्वाधिक जीत पूछेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वाधिक जीत किस हुई थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों की सबसे ज़्यादा जीत हुई थी, राष्ट्रकूटों की। और हार के बारे में पूछेगा तो पाल वंश की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस वंश का अगला शासक मिहिर भोज बना, जिसने कन्नौज को अपनी पूरी राजधानी बना दी। अभी जो मिहिर भोज होता है, ये तो एक कदम आगे निकल गया, एक कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लिया। इस वंश का अंतिम शासक तो यशपाल था। ये उसके बाद ये वंश स्वतः समाप्त हो गया, चूँकि कोई योग्य शासक रह न गया और ये वंश सीधे समाप्त हो गया और दिल्ली सल्तनत में मिल गया। धीरे धीरे अब देखिए दिल्ली सल्तनत का अधिकार होता चला जाएगा और इस तरह से सभी वंश समाप्त होंगे और दिल्ली सल्तनत का अपना एक रुतबा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र थे। इस क्षेत्र मालवा यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता था, ठीक। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज था, जिन्होंने राजधानी को धारा नगरी बनाया था। इनकी राजधानी जो थी धारा नगरी, सबसे प्रतापी राजा भोज जिसने राजधानी धारा नगरी बनाया। धारा नगरी जो था संस्कृत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, संस्कृत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इसीलिए धारा नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना भी किया गया था। और इस काल में पूछा जाए, इस काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? तो इस काल में सर्वाधिक विकास ज्योतिष का हुआ। इस सबसे क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन जो डिराइव होता है, ये पूछता है कि परमार वंश का क्षेत्र क्या था? तो मालवा हो जाएगा। और पूछेगा प्रतिहार वंश का जो क्षेत्र था वो गुजरात हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इतना दिया है तो इसके बारे में हमें इतना तो जानकारी रखना है कि कौन सा क्षेत्र था। और इसके बाद जो परमार वंश था, इसके बाद इसमें कोई योग्य शासक हुआ नहीं। जब कोई योग्य शासक नहीं रह जाता है किसी भी राज्य का, तो वंश धीरे धीरे समाप्त होता है और दूसरा वंश उस पर आधिपत्य जमा लेता है। तो इस पर भी अब धीरे धीरे जब कोई योग्य शासक नहीं रह जाता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, इसके संस्थापक की बात की जाए तो मूलराज थे। ये क्षेत्र भी गुजरात से में था। इस वंश के अगले शासक जो थे भीम प्रथम बने। भीम प्रथम वही जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, वो भी 1178 ईस्वी में। देखा लिखा है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भीम द्वितीय जो है, उसने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में पराजित किया था।
अब भीम प्रथम के बारे में यह है जानकारी कि बिमल शाह ने इसके सामंत थे। बिमल शाह यानी भीम प्रथम के सामंत कौन थे? बिमल शाह। बिमल शाह वही थे जिनके अधिकारी तेजपाल एवं वस्तुपाल। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो राजस्थान में स्थित है, पूछता कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो बिमल शाह के ही सामंत अधिकारी थे वस्तुपाल एवं तेजपाल, जिन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया। भीम प्रथम के ही समय मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यानी जो भीम प्रथम थे इनके कार्यकाल में इतना हुआ था कि मोहम्मद गजनवी आया था, उसने सोमनाथ मंदिर को लूट ले गया था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भीम द्वितीय हुआ, जिसकी बात अभी हम कुछ देर पहले कर रहे थे। इसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण को विफल किया। यानी जब मोहम्मद गौरी पहली बार भारत पर आक्रमण किया गुजरात के क्षेत्र पर, तो भीम प्रथम द्वितीय ही थे जिन्होंने 1178 में उसे पराजित किया। और ये मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार भी थी। लिखा मोहम्मद गौरी की भारत में यह प्रथम पराजय थी। और ये वंश भी धीरे धीरे समाप्त हो गया और इस वंश पर भी धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य हो गया। नेक्स्ट वंश देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश, इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे वासुदेव सिंहराज भी, वासुदेव जिनका नाम सिंहराज भी था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा अरुणो रोज थे, जिनके दरबार में संस्कृत के विद्वान विक्रय राज फोर्थ विशलदेव रहते थे। पूछेगा क्वेश्चन, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अरुणो रोज के दरबारी कौन थे? तो विक्रय राज फोर्थ विशलदेव। अथवा पूछ लेगा विक्रय राज फोर्थ विशलदेव किसके दरबार में संस्कृत के विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणो रोज। इन्होंने हरिकेली नामक पुस्तक की रचना की। संस्कृत नाटक है हरिकेली, उसकी रचना विक्रय राज फोर्थ विशलदेव ने की थी। क्वेश्चन पूछेगा हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रय राज विशलदेव फोर्थ। नेक्स्ट पॉइंट इससे था, इस वंश के अगले शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए अगले शासक। इससे क्वेश्चन निश्चित तौर से बन सकता है, क्योंकि इसी पर अभी हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी आई है। अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज से रिलेटेड मूवी आई है, तो इससे क्वेश्चन चूँकि करंट से भी इशू है और ये मूवी काफ़ी चर्चा में रही, तो करंट और हिस्ट्री मिलाकर इसके आने की पूरी संभावना है। तो आप इस मूवी के एक्टर और ये डायरेक्टर दोनों को देख लीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे। उन दोनों युद्धों की चर्चा हम कर लेते हैं। प्रथम युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध था जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। 1191 ईस्वी में जब तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ने मिलकर मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं जयचंद ने पराजित किया। लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने गलती कर दी। पृथ्वीराज चौहान ने ये गलती क्या कर दी कि जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उसका ही अपहरण कर लिया। उसका अपहरण करने के बाद उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली, जिस कारण जयचंद काफ़ी दुखी हुआ और उसने इसे अपना अपमान समझा। और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया कि मोहम्मद गौरी से जा मिला। मोहम्मद गौरी से जाकर मिल गया, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बेटी संयोगिता से अपहरण करके शादी कर लिया था। तो उसके बाद अगला वो युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, चूँकि मोहम्मद गौरी का साथ कौन दे रहा है? जयचंद दे रहा है। जयचंद और मोहम्मद गौरी ने मिलकर अब की बार जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें क्या करते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करते हैं और उसकी वहीं हत्या कर देते हैं। पूछा गया क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और विजयी कौन था? तो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, उस समय विजेता थे पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय युद्ध हुआ 1192, अगले साल ही हुआ, उसमें विजेता था मोहम्मद गौरी।
और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और उनकी वहीं हत्या कर दी गई। और उसके बाद जब जयचंद बचा, अब जयचंद को तो मोहम्मद गौरी छोड़ने वाला था ही नहीं, क्योंकि जो उसके बाद इन जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में एक युद्ध लड़ा गया, जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया। अब 1194 ईस्वी में जब चंदावर का युद्ध हुआ तो उसमें क्या किया, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ही पराजित किया और उनकी वहीं हत्या कर दी। जयचंद को पराजित किया और उनकी हत्या कर दी, और इस तरह से ये पूरा शासनकाल यहीं समाप्त हो जाता है। तो ये रहे आज के आपके टॉपिक, राजपूत काल, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। पूछ लेगा कि क्वेश्चन किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर रहेगा राजपूत काल। और अगला पॉइंट था आपका हर्षवर्धन। इससे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी, तो इसका राइट आंसर है कन्नौज। दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता है कि हर्षवर्धन द्वारा लिखी पुस्तकें कौन थी, तो याद रखिएगा नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और इसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिनके द्वारा लिखी पुस्तक थी कादम्बरी और हर्षचरित। ये रहे आपके सभी क्वेश्चन, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट बिंदु। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ भी कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दीजिएगा कि आपको ये कमी है, तो उसे अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। थैंक यू क्लास।